नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रस्तावना को देखा था। प्रस्तावना में ये जानना था कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, सत्ता का स्रोत क्या होता है, राज्य का क्या उद्देश्य होता है, राज्य क्या प्रयास करेगा नागरिकों के लिए, और एक लास्ट पॉइंट था उसमें, अंतिम बिंदु जो था वह यह था कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। इज प्रियम्बल अमेंडेबल आर नॉट, कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। इस संदर्भ में दो घटनाएं देखने को मिली थी, एक बेरुवारीवाद के नाम से प्रसिद्ध और एक केशवानंद भारतीवाद के नाम से प्रसिद्ध। बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह उसके दायरे में नहीं आता, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो फैसला 24 अप्रैल 1973 में आया, स्वामी केशवानंद भारती बनाम केरल से, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ मूलभूत संरचना को छोड़कर। क्योंकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। यह बात कहते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि कुछ मूलभूत संरचनाओं को छोड़कर बाकी प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना भी संविधान का ही एक भाग है। और आप जानते हैं उसमें फिर एक संशोधन हुआ और उस संशोधन के अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहां तक देखा था, जहां पे एक बात आई थी, केशवानंद भारती। आज हम लोग जानेंगे कि केशवानंद भारती केस क्या था, यह क्यों इतना फेमस है, ऐसा क्या हुआ इसमें कि यह संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक बहुत ही प्रकाश डालने वाला बिंदु है। लेकिन यह केशवानंद भारती आप जानते हैं 1973 में आता है, 24 अप्रैल 1973, और 1973 से पहले ऐसी क्या घटनाएं बनती हैं, ऐसा क्या प्रारूप बना, ऐसी क्या विवाद हुए, या ऐसी क्या मजबूरी थी कि केशवानंद भारती, जो कि आप जानते हैं अभी तक की सर्वाधिक जजों वाली बेंच थी, जो इस मामले में अपना फैसला दिया था, जिसमें आप जानते हैं 7-6 से फैसला आया था। तो ऐसा क्या विवाद है जिसके नाम से ये केशवानंद भारती वाद या केस जो भी कह लें इतना फेमस है। फिलहाल केशवानंद भारती केस को जानने से पहले हमें थोड़ा सा और फीडबैक में चलना पड़ेगा और पीछे चलना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन सभी प्रमुख वादों को जो भारत संघ के खिलाफ, किसी राज्य के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पे बहस हुआ और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आए, और वह निर्णय किसी और विषय को लेकर नहीं बल्कि संविधान में वर्णित आर्टिकल्स के बीच के मतभेद के, कॉन्ट्रडिक्शन के संदर्भ में थे। तो फिलहाल केशवानंद भारती वाद को जानने से पहले हम एक क्रम से देखते हुए आएंगे। जो प्रमुख वाद 1951 से शुरू करेंगे
और 1973 या उसके आगे तक भी अगर टाइम रहा तो उसके आगे तक की प्रमुख चर्चित केसों या वादों पर चर्चा करेंगे। तो आज का विषय, आज के जितने भी, जब हम यहाँ आएंगे तो केशवानंद भारती की बात करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में किसानों ने भी, जनजातियों ने भी, महिलाओं ने भी, सबने हिस्सा लिया। लेकिन स्वतंत्रता का जो स्वरूप उनके मन में था सबके अलग अलग थे। महिलाओं को लगता था कि हमें भी अग्रणी पंक्ति में आने का मौका मिले, यह हमारी स्वतंत्रता होगी। जनजातियों को लगता था कि हमारे पास भी भूमि हो, हम भी समाज में हमको भी समान अवसर प्रदान हो, हमारे लिए भी समान व्यवहार हो। उनकी ये स्वतंत्रता का स्वरूप रहा होगा। किसानों के लिए था कि जमींदारों से आज़ादी मिल जाए, जमींदारों से स्वतंत्रता हो जाए, यह उनका स्वरूप रहा होगा। क्योंकि जमींदार और किसान के बीच का तालमेल ऐसा था कि किसान खेती करता था और जमींदार उसमें शेयर लेता था अपना। तो इन सब विषयों को देखते हुए जब 1951 में 50 में, आप जानते हैं हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, जबकि 26 जनवरी 1950 को रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ भी था वह लागू हो गया था। 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। आप जानते रहिएगा जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो उस समय संविधान बनने के कगार पे था, न कि बना हुआ था, प्रोसेस में था। और शायद गांधी जी होते तो संविधान का स्वरूप आज कुछ और होता, कुछ अन्य विषयों पे उनका फोकस ज़्यादा होता। क्योंकि गांधी जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अलग विचारधारा के थे। जैसे नेहरू जी समाजवादी विचारधारा के थे, उनको लगता था कि सामाजिकता समान होनी चाहिए। और पटेल जी थे थोड़ा सा पूंजीवादी विचारधारा के थे। तो सबके अपने अपने विचारधाराएं थे। तो जब पहले मंत्रिमंडल का गठन होता है 1951 में, तो राज्य सरकारें भी गठित होती हैं, या यूं कहें कि पूरे देश में एक नए सत्ता का आगाज होता है। छोटे छोटे प्रांत, जैसे कुछ नए राज्य तो बहुत बाद में बने, लेकिन उस समय जैसे उत्तर प्रदेश था तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो राज्यों के ऊपर महिलाओं का, किसानों का, जनजातियों का यह कह के दबाव पड़ने लगा कि साहब जब आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी तब तो आपने ये चीज़ का हमसे कमिटमेंट किया था, ये वादा किया था कि आगे चल के हम ब्रिटिशों से आज़ादी लेने के बाद आपको आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, जो एक तरीके से इंटरनल फ्रीडम की भी बात थी, जिनको जहाँ से बाध्यता लगती थी उससे भी आज़ादी देने की बात थी। तो उस संदर्भ में जब दबाव बढ़ने लगा तो राज्य सरकारों ने डिसीजन लिया कि एक तो ये कि जितने किसान हैं उनको जमींदारों से स्वतंत्र किया जाए, पहला। दूसरा, शिक्षा से संबंधित, हालांकि राज्य शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है और भूमि जो है वो राज्य का विषय होता है। तो राज्य जो है इस पे विचार करने लगे, विशेष करके शिक्षा और भूमि पे, किसानों को लेके, कि इनके लिए कुछ सुधार किया जाए, भाई इनको भी थोड़ा सा फूलने पलपने का मौका मिले। तो आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय रजवाड़ी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हुई थी, लेकिन जमींदारी प्रथा थी। उच्च वर्गों के पास खेतीबाड़ी भूमि सामान्य तौर पे अन्य वर्गों से अपेक्षा ज़्यादा हुआ करती थी। अब राज्यों के लिए चुनौती ये थी कि यदि वो राज्य में समता लाने की कोशिश करते तो पहले तो वो आर्थिक विषमता को दूर करते, जिसके लिए उनके सामने पहली चुनौती ये थी कि जो भी पूंजीपति लोग हैं, जो भी बड़े भूमिधर लोग हैं, यदि उनसे ज़मीन न ली जाए, उनसे पूंजी न ली जाएगी,
तो समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को दिया कहाँ से जाएगा? सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि उनको आर्थिक रूप से मदद कैसे की जाए, और दूसरी ये कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रमुख वर्गों का दबदबा हुआ करता था। दबदबा कहें तो जागरूक लोग थे, वो फ्रंट लाइन पे रहते थे। तो राज्य का ये प्रयास कि छोटे का पिछड़ी जातियां जो है, जो लोग अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो इस संदर्भ में आप जानते हैं महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य राज्यों में, यूं कहें तो आप कह सकते हैं कि सारी जगह किसके शासन थे? कांग्रेस के। ये सुधार लाने के लिए कानून लाते हैं जिनमें ये कहते हैं कि हम जमींदारी प्रथा का अंत करेंगे। हालांकि उस कानून का नाम या उसे ये लैंड रिफॉर्म का नाम देते हैं। तो पहला प्रयास तो राज्य का ये हुआ कि लैंड रिफॉर्म, जिसे भूमि सुधार कहा जाता है, कि हम भूमि सुधार करेंगे। एक विषय है कि हम भूमि सुधार के माध्यम से गरीबों का भला करने का प्रयास करेंगे। दूसरा विषय एजुकेशनल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जिसमें शिक्षा सुधार की बात होती है। अब यही विषय है जहां से सारे वाद विवाद की शुरुआत होती है। अब आप देखेंगे, पहले भूमि सुधार के कानून को देख लेते हैं, फिर एजुकेशनल सुधार पे आएंगे। हालांकि भूमि सुधार में बहुत विषय होते हैं, लेकिन यहाँ मुख्यतः दो बातें की गई। एक तो ये कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, अर्थात अब जमींदारी प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा राज्यों ने एक प्रयास किया। और साथ ही साथ दूसरा बिंदु उन्होंने ये रखा कि जमींदारी प्रथा से तो किसानों को मुक्त करना ही चाहिए, जमींदारों से, लेकिन उसके साथ ही साथ एक सीलिंग एक्ट भी ले आते हैं। सीलिंग एक्ट जो भू सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। ये दो प्रयास राज्य भूमि के संदर्भ में करते हैं। पहला ये कि जमींदारी प्रथा का अंत कर देना, अर्थात अब भूमि पर सीधा हक किसानों का होगा और उनका सीधा संबंध राज्य सरकारों से होगा। ये जो जमींदार एज एजेंट काम करते थे, बिचौलिया का काम करते थे, उनसे किसानों को आजादी की बात। दूसरा सीलिंग एक्ट की बात करें तो सीलिंग एक्ट में यह कहा गया कि कुछ भूमि का निर्धारण करते हैं कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है। क्योंकि पहले ऐसे कई लोग हुआ करते थे जिनके पास हजारों हजारों बीघा जमीन हुआ करती थी। तो अब एक व्यक्ति 1000 बीघा रखेगा और एक के पास जमीन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं सीलिंग एक्ट यह प्रयास राज्य सरकार ने किया कि क्यों ना इनकी जमीन को अगर हम 1000 से 100 पे ला दें, तो जो 900 बच रहा है, इस 900 में हम कम से कम 90 किसानों को दे देंगे, तब भी जो है इनको 9 बीघे जमीन पड़ जाएगी, या और भी संख्या बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो भी उनका एक मोटा मोटा फिगर। जैसे ही यह मामला आता है, और साथ ही साथ एक और मामला आता है इसमें, जिसे एजुकेशनल रिफॉर्म के हमने कहा। एजुकेशनल राज्य सरकारें एजुकेशनल रिफॉर्म के ऊपर भी विचार करती हैं और प्रस्ताव रखती हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, जॉब में हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, लेकिन जो पिछड़े लोग हैं जिन्हें हम आज के दौर पे, इसे आप रिफॉर्म न करके रिजर्वेशन भी कह दें तो कोई गलत नहीं होगा। रिजर्वेशन, एजुकेशनल रिजर्वेशन की बात है कि जो उच्च वर्ग है ये तो कहीं ना कहीं सक्षम, ये पढ़ भी रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ विशेषता कह सकते हैं, पूर्णतः नहीं।
जरूरी नहीं कि सारे उच्च वर्ग के लोग उस समय रहे हों, लेकिन अधिकतर। लेकिन जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग थे, इनको भी शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इसके लिए इन्होंने एक प्रयास किया कि इनके लिए क्या किया जाए, एक आरक्षण की व्यवस्था की जाए, इनको कुछ विशेष छूट दी जाए। हालांकि जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे, राज्य के नीति के निदेशक तत्व में आर्टिकल 46 ये कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि राज्य के सभी ओबीसी, एससी और एसटी को धन तथा शिक्षा के लिए, अर्थ तथा शिक्षा के लिए क्या करे, एक विशेष व्यवस्था करे। ऐसा राज्य के नीति के निदेशक तत्व में पढ़ने को राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। आर्टिकल 46 के तहत शिक्षा और अर्थ संबंधी वो उनको अधिकार प्राप्त है कि वो ऐसे कर सकते। तो राज्यों ने इन विषयों पे विचार किया और 2 कानून लाने का प्रयास किया, जिसको हमने कहा, एक पहला लैंड रिफॉर्म्स है, दूसरा एजुकेशनल रिफॉर्म्स है। तो आप सोचिए, उस समय जमींदार जो थे, अब उनसे जमीन लेके गरीबों को जमीन देना या ओबीसी या एससी एसटीओ को जमीन देना, यह बात उनको पचती कैसे? तो बात पचती, या कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन क्यों छोड़े? क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट में भी कह चुका है कि व्यक्ति की जमीन वह उसका संपत्ति का अधिकार, हालांकि अब वह विधिक अधिकार बन गया है, आगे भी चर्चा होगी तो बताते हैं वो कहाँ से मुद्दा आता है। लेकिन उस समय आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 के एफ में यह था कि वह क्या है, एक संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार ही। तो जैसे ही ये मामला आता है, तुरंत एक केस बनती है, और यह केस कहीं और नहीं, महाराष्ट्र हाईकोर्ट में ही जाती है। और इस केस का नाम होता है, ये केस जो फेमस होता है वह होता है चंपकम दुराई राजन के नाम से। चंपकम दुराई राजन, चंपकम दुराई, ये जाते हैं महाराष्ट्र के कोर्ट में और अर्जी देते हैं कि सरकार, एक तरफ तो आप आर्टिकल 14 और 15 में हमें ये कहते हैं कि 15 आपको, ये आप जानते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक समानता की बात करता है, समानता का अधिकार है, जिसमें से विशेष तौर पे 15वां आर्टिकल जो है वह शिक्षा में समानता की बात करता है। तो जैसे ही चंपकम दुराई राजन हाईकोर्ट, महाराष्ट्र हाईकोर्ट में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि सर, एक तरफ तो आपने हमें आर्टिकल 15 के तहत हमें ये अधिकार दिया है कि हमें शिक्षा के संबंध में समाज में समानता प्राप्त होगी, लेकिन दूसरी तरफ आप आरक्षण जैसी व्यवस्था लाके अन्य पिछड़े वर्गों को विशेष छूट देके कहीं न कहीं हमारे इस मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो एक तरीके से ये जो केस बनती है, कह सकते हैं आर्टिकल 14-15 वर्सेस आर्टिकल 46 हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ये गजब का मामला है। एक तरफ आर्टिकल 14 और 15 में आपको अधिकार प्राप्त है, और 14 में राज्यों को अधिकार प्राप्त है। मैंने पहले भी कहा कि ये सारा का सारा कॉन्ट्रोडक्शन राज्य के नीति और के निदेशक तत्वों से और आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला सब कुछ है। तो वो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर डिसीजन आता है। क्या आता है? हालांकि चंपकम दुराई राजन कहते हैं हमको तो अधिकार प्राप्त है कि आर्टिकल 15 हमको कहता है कि आपको समाज में शिक्षा के संबंध में समानता प्राप्त होगी, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं?
आप आर्टिकल 46 के तहत जो आप लाके इसमें इनको विशेष व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो प्रवर्तनीय, अर्थात इस पे एनजेआर है, नो जुडिशियल रिव्यू, लेकिन यहाँ है। तो एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन देती है। देखो भैया ऐसा है कि सुप्रीम हमारे जो संविधान में वर्णित है कि यह सही बात है कि मौलिक अधिकार में आर्टिकल 15 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के संबंध में समाज में समानता का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए हम तो मौलिक अधिकार की तरफ अपना फैसला देते हैं। और एट लास्ट उन्होंने ये कहा कि चंपकम दुरायराजन का बात मान ली उन्होंने, और यह जो रिफॉर्म आया था लैंड रिफॉर्म और एजुकेशनल रिफॉर्म, यह दोनों रिफॉर्म जो है यहीं जाके स्थगित हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप बात करेंगे लैंड रिफॉर्म, तो वह एक मामला लैंड रिफॉर्म से भी संबंधित है, जो आर्टिकल 31। अभी आगे एक तो ये हो गया, आपने देखा ये एजुकेशन से संबंधित है। आप एकदम स्पष्ट होकर समझिएगा, कंफ्यूजन न क्रिएट हो, थोड़ा सा मामला जटिल है। आपने देखा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि चंपकम दुरायराजन मामला जो जाता है वो ये कहता है हमें 14 से 18 तक ये कहा गया कि हमें समानता का अवसर है, और समानता में भी विशेष करके आर्टिकल 15 हमें कहता है कि हमें शिक्षा के संबंध में समाज में समानता का अवसर प्राप्त है, ऐसा हमारा मौलिक अधिकार है। और ये जाके केस जो राज्य प्रयास करता है आर्टिकल 46 के तहत कि समाज में ओबीसी SC ST के लिए अर्थ और शिक्षा के लिए थोड़ा सा अलग से व्यवस्था या उनके लिए अतिरिक्त सुविधा देने की बात करता है। एक तो मुद्दा ये फंसता है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट जवाब दे देती है कि राज्य के पक्ष में DPSP वाली बात को वो खारिज करती है और फंडामेंटल राइट को सही मानती है। तो ये पहला मुद्दा जो 2 बिंदुओं पे कोर्ट गए थे, इसमें चंपकम दुरायराजन की जीत हुई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा जो था, जो कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित था, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहती है कि इनका पक्ष जो है वो हमारे हिसाब से ज्यादा सही है, क्योंकि हम DPSP में आपको कुछ निर्णय नहीं दे सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए हम तो भैया इसके पक्ष में डिसीजन देते हैं कि इनका पक्ष सही है, आपका पक्ष गलत है। अर्थात इसी के साथ ही जो राज्य सरकारों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था लैंड रिफॉर्म एंड एजुकेशनल रिफॉर्म, ये दोनों वहीं के वहीं खारिज हो जाता है। पहला मुद्दा तो ये था। नेहरू जी की सरकार थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कांग्रेस मतलब नेहरू, यह बात उनको हजम नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, और वो सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक कर्तव्यों की दुहाई देके मानने को तैयार नहीं होती। तो फिर 1951 में, अब आगे बढ़ते हैं, इस मामले में देखने को क्या मिलता है कि चंपकम दुरायराजन मामले को निपटाने के लिए नेहरू सरकार ने एक संशोधन करते हैं, यह संविधान में एक संशोधन करते हैं जिसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहा जाता है, और यह होता है 1951 में। 1951 में नेहरू सरकार के द्वारा एक संशोधन किया जाता है, और यह संशोधन होता है, एक तो किया जाता है आर्टिकल 31 में। आप जानते हैं आर्टिकल 31 भूमि से संबंधित है, ठीक, और दूसरा किया जाता है आर्टिकल 15 में, जो कि शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 15 में आप जानते हैं 12 से 35 तक ये आपका फंडामेंटल राइट होता है, आप ये भी जानते हैं अच्छे से। तो इसमें 31 जो है वो भूमि से संबंधित है। हालांकि 1951 में नेहरू सरकार के द्वारा यह पहला कदम उठाया जाता है ताकि
कोड, आप एक चीज जानते रहिएगा, जब भी सरकार बहुमत में होगी तो कोर्ट कमजोर पड़ जाती है। जबकि अभी आपने देखा कि कोर्ट ने अपना डिसीजन दे रखा है, और ऐसे उदाहरण आपको देखने हो तो चाहे वो नेहरू सरकार रही हो, चाहे इंदिरा सरकार रही हो, या फिर वर्तमान की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार हो, यदि इनके अनुरूप कोई चीज़ नहीं तो इनको पावर है ये उसमें हस्तक्षेप करके उसे पलटने की पुरजोर कोशिश करते हैं। तो इन्होंने आर्टिकल 31 में 2 सब क्लास जोड़ दिया, एक सब क्लास ए और एक सब क्लास बी जोड़ दिया। पहला काम तो ये किया। आर्टिकल 31 है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर तब ये शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। यहां देख लेते हैं आर्टिकल 30। फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि यदि राज्य किसी भी व्यक्ति की जमीन को लेती है तो उस जमीन के बदले उसे कंपनसेशन, जिसे क्षतिपूर्ति कहा जाता है, क्षतिपूर्ति देय होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि उसे क्षतिपूर्ति देय होगा, और सेकंड पॉइंट ये है कि उसे वह सामाजिक कार्यों में ही, सामाजिक कार्यों के लिए ये 2 बिंदु है आर्टिकल 31 के। एक तो ये यदि कोई राज्य किसी व्यक्ति की जमीन लेगा तो उसे कंपनसेशन देना होगा। दूसरी चीज, और वह व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकता, उसका उपयोग जब भी करेगा सामाजिक कार्यों के लिए करेगा। हालांकि इसकी दुहाई चंपकम दुराई राजन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया कि क्षतिपूर्ति की कहीं कोई बात नहीं, सामाजिक कार्य के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन क्षतिपूर्ति वाली बात हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हम अपनी भूमि देने को तैयार नहीं है, और ये मेरा संपत्ति है, इसलिए संपत्ति का अधिकार भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, इसलिए सरकार हमारी रक्षा करो। ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट में चंपकम दुराई राजन ने सरकार को बैकफुट पे धकेल दिया। बैकफुट पे आने के बाद 1951 के में आर्टिकल 31 और आर्टिकल 15 में उन्होंने 2 संशोधन किया। एक तो ये कि आर्टिकल 31 में 2 सब क्लास जोड़ दिए, जिसमें इसमें ये कहा गया, 31 के ए में कहा गया कि 31 आर्टिकल 31 लागू नहीं होगा यदि सरकार भूमि अधिग्रहण करती है। बहुत बड़ी बात किया इन्होंने, सरकार ने मुद्दा ही समाप्त कर दिया कि यह मौलिक अधिकार तो है आपका, लेकिन जब सरकार आपकी जमीन को किसी सामाजिक कार्य के उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण करेगी तो उस समय आप आर्टिकल 31 की दुहाई देके सरकार की खिलाफत नहीं कर सकते। ऐसा पहला संशोधन में उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने की जो बी में की, उन्होंने एक, उस समय वर्तमान में 1951 तक हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, और उन्होंने एक 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें आप जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में कोई भी मामला कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं होता है। तो इस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 31 में ए और बी क्लॉज को जोड़ा। आगे आर्टिकल 30 उन्होंने 15 में क्या किया, तो इन्होंने आर्टिकल 15 में एक सब क्लॉज 4 जोड़ दिया, और इसमें कहा कि राज्य सरकार यदि राज्य सरकार SC ST अथवा OBC को आरक्षण देती है तो उस पर
तो उस पर आर्टिकल 14 to 18 लागू नहीं होगा। अर्थात इसी के साथ ही चंपकम दुराईराजन का मामला ही समाप्त कर दिया। एक तो ये कह दिया कि जब भी हमें भूमि लेनी होगी तो जो आप विरोध करते थे, लीजिए सरकार, हमने संविधान में संशोधन कर दिया कि अब आप आर्टिकल 31 की दुहाई देके भूमि अधिग्रहण को रोक नहीं सकते। और उसी के साथ उन्होंने 9वीं अनुसूची को जोड़ के सारे विषय को उसमें रख दिया, इस विषय को ही उठा के उसमें रख दिया कि इसमें कभी न्यायालय चाहे तो इस पर सुनवाई ही नहीं करेगी। तब से आप जानते हैं भूमि अधिग्रहण का कानून ही आ गया। जब सरकार चाहती है, सर्वे कराती है और जहां उसको कोई प्रोजेक्ट लेना होता है वो आपकी भूमि का अधिग्रहण कर लेती है। हाँ, उसके बदले आपको, पहले वो शब्द कंपनसेशन था लेकिन बाद में वो शब्द इंदिरा सरकार में आके अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अभी कंपनसेशन शब्द पे भी आगे चल के बहुत ज्यादा विवाद होता है। और 9वीं अनुसूची में इस पूरे विषय को डाल दिया। इसी के साथ एक तो लैंड रिफॉर्म का रास्ता साफ हुआ और दूसरे एजुकेशन रिफॉर्म का रास्ता साफ हुआ। और 15 उन्होंने सब क्लास 4 जोड़ के ये कह दिया कि यदि राज्य किसी को आरक्षण देने की बात कहेगी तो उस आरक्षण का विरोध कोई भी नागरिक अपने समता के अधिकार को दिखाकर नहीं कर सकता। अर्थात आर्टिकल 14 to 18 की दुहाई देके आरक्षण की व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने संशोधन किया और यह पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन 1951 में। और सबसे बड़ी चीज कि उसमें 9वीं अनुसूची का जोड़ा जाना, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पहला संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 9वीं अनुसूची जो है संविधान की सबसे विवादित अनुसूची है। अभी आगे देखेंगे, बहुत विषय इसमें आते हैं। तो एक मामला तो ये निपटा जिसे कहा गया चंपकम दुराई राजन का मामला। दूसरे मामले की तरफ बढ़ते हैं। आज मैंने कहा कि सारे विवादों की चर्चा होगी और केशवानंद भारती तक ले चलेंगे। दूसरा मामला 1951 में ही आता है और उस मामले का नाम होता है शंकरी प्रसाद का मामला। शंकरी प्रसाद का मामला। अब देखते हैं कि इनके मामले में क्या था, इन्होंने क्या बैकग्राउंड दिया, क्या कहा कोर्ट से, कैसे क्या हुआ। दूसरा मामला आता है शंकरी प्रसाद का मामला। शंकरी प्रसाद इस नेहरू सरकार के जो इसको आप 1951 कर सकते हैं, ये भी 1951 का ही मामला है। 1950 ये जाते हैं कोर्ट में और ये कहते हैं कि सरकार आपने संशोधन तो कर दिया, वही संशोधन, पहला संविधान संशोधन। ये कहते हैं कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ है, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये संविधान संशोधन ही गलत है। और साथ ही साथ ये 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची, इस पर ही शंकरी प्रसाद ने क्या कर दिया, सवाल खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा इसको ही ले लो घेर में, तो शायद हो सकता है मामला कुछ अपने हाथ में आ जाए, नहीं तो अब तो घूम भी जा रही है हाथ से। आदमी कहता है धन और धर्म दोनों से। तो सरकार पूछती है कि आप कैसे कह सकते हैं, आप अपना पक्ष रखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि पहला संविधान संशोधन जो है वो गलत है या 9वीं अनुसूची पूर्णतः गलत है। तब शंकरी प्रसाद अपना जो पक्ष रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार आपने संविधान में हमें एक आर्टिकल 13 दे रखा है, जिस आर्टिकल 13 का सब क्लास 2 और 3 आप पढ़िए और देखिए क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, व्याख्या की जाए इसकी। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 का 2 जो है वो दो बातें कहता है। पहली बात, इसमें पहली बात ये कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, जो
फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट का क्या करता हो, हनन करता हो। पहली बात आर्टिकल 13 के सब क्लास 2 का बिंदु 1 पॉइंट 1, और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि यदि वो बनाएगा भी तो वह कानून उस सीमा तक लागू नहीं होगा जहां तक वह फंडामेंटल राइट का क्या करता हो, विरोध या हनन करता हो। पहला बिंदु तो ये आर्टिकल का सब क्लास 2 कहता है। सॉरी, जब भी सब क्लास लिखेंगे उसको बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे, आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। एक तो विषय, दूसरे उन्होंने कहा कि सरकार आर्टिकल 13 के सब क्लास 3 में कहा गया है कि लॉ की परिभाषा दी गई है, अर्थात लॉ में क्या क्या आता है, लॉ होता क्या है, कानून होता क्या है। जैसे यहां कहा ना कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, तो कानून में कौन सा कानून नहीं बनाएगा उसकी व्याख्या करता है, जिसमें पहला आपका आता है एक्ट, कोई ऐसा एक्ट नहीं ले आएगा। दूसरा ऑर्डिनेंस, तीसरा आप कह सकते हैं ऑर्डर, फोर्थ नोटिफिकेशन, फिफ्थ कस्टम, ईटीसी। अब आप एक बार कोशिश करिए इस चीज को पूरा समझिए, तब ये मैटर समझ में आएगा। आर्टिकल 13 को पूरा समझते हैं। आर्टिकल 13 के सब क्लास 1 की बात नहीं करते क्योंकि वो राज्य से संबंधित व्याख्या करता है, फिलहाल इससे संबंध नहीं, इसलिए आर्टिकल 13 का सब क्लास 2 यह बात बताता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या बना सकता है जो फंडामेंटल राइट को क्या करते हो, खत्म करता हो या उनके अधिकार का क्या करता हो, हनन करता हो। और यदि वो बनाएगा भी तो वह कानून उस सीमा तक लागू नहीं होगा जहां तक वो फंडामेंटल राइट का हनन करता है। दो बात क्लियर। अब दो बार ये कानून शब्द कहा, इसलिए सब क्लास 3 में 13 के सब क्लास 3 में ये बात कह ही दी गई, कानून अर्थात कौन सा कानून। तो अब बात स्पष्ट होती है कि कानून न कह के हम ऐसे बोलेंगे कि राज्य न तो कोई एक्ट, न कोई ऑर्डिनेंस, न कोई ऑर्डर, न कोई नोटिफिकेशन, न कोई कस्टम लाएगा जो क्या करता हो, फंडामेंटल राइट का विरोध करता हो। मतलब 13 आर्टिकल 13 जो है एक तरीके से यह हमारे संवैधानिक फंडामेंटल राइट का बचाव करती है, संवैधानिक फंडामेंटल राइट का बचाव करती है। एक ही एक आर्टिकल 32। ठीक, अब आते हैं हम लोग मुद्दे की तरफ, शंकरी प्रसाद के मामले पे। इसको ऐसे बने रहने देते हैं, यहां समझने की कोशिश करें। तो शंकरी प्रसाद ने कहा कि सरकार ये जो इन्होंने संशोधन किया है पहला वाला, फर्स्ट अमेंडमेंट या अमेंडमेंट ही है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती व्याख्या करिए। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने आर्टिकल 13 को नजरअंदाज करके आर्टिकल 368 का प्रयोग किया और आर्टिकल 13 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का बचाव करती है उसमें छेड़छाड़ की, जो कि आर्टिकल 13 स्पष्ट व्याख्या करती है ऐसा ये नहीं कर सकते। मतलब मामला साफ। शंकरी प्रसाद का पक्ष मजबूत कि सही बात है। एक तरफ तो सर आप बताते हैं कि ऐसा कोई कानून ही नहीं आ सकता, तो जब एक्ट नहीं आ सकता तो आप संशोधन बिल ही तो लाए थे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही तो लाए थे। तो एक्ट ऑलरेडी आपने कह चुका है कि कोई एक्ट भी नहीं ला सकती सरकार, तो ये 368 का प्रयोग करके पहला एक्ट कैसे लाए, जिनमें इन्होंने पहला संविधान संशोधन किया। अर्थात पहले संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद ने पूरी तरीके से ये साबित कर दिया कि ये क्या है, गलत। और कहा कि आखिर आर्टिकल 13 में ही तो आर्टिकल 368 भी तो आता है, क्योंकि यह भी तो एक क्या है, एक्ट ही है। अब शंकरी प्रसाद का पक्ष मजबूत,
सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहती है आप अपना पक्ष सुनाइए। सरकार कुछ और ना कहकर सीधे सीधे बात ये कहती है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, शायद आप डायग्राम से समझ ले तो और बेहतर है, रीजनिंग का थोड़ा सा, ये दोनों अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और एक बात और कहते हैं कि आर्टिकल 13 की शक्ति, आर्टिकल 13 की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है कि आर्टिकल 368 को प्रभावित कर सके। अब यहां सरकार का पक्ष मजबूत है। सरकार अभी तक शंकरी प्रसाद ने जो भी अपने व्याख्यान दिए थे उसके बाद सरकार ने जो पक्ष रखा कि हुजूर इनकी बात तो सही है, लेकिन आर्टिकल 13 जो है वह आर्टिकल 368 से अलग है और आर्टिकल 13 की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है कि वह 368 के तहत होने वाले संविधान के संशोधनों को रोक सके। अब बात यह है कि इस पे निर्णय क्या आया, तो यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, यही कि आर्टिकल 13 की शक्ति इतना ज्यादा नहीं है कि वो 368 को रोक सके। मिला जुला के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला किया। तो अभी तक पहला संविधान संशोधन लीगल संशोधन माना गया, वह बरकरार है। और इसी के साथ शंकरी प्रसाद का भी मामला सरकार बड़ी चतुराई से निपटा देती है। लेकिन फिर बात आगे बढ़ती है, जैसे तैसे 2 साल बीतते हैं। 1953 में 1953 में पश्चिम बंगाल में एक मामला उठता है। पश्चिम बंगाल में एक मामला आता है जिसे बेला बनर्जी मामला कहा जाता है। और यह मामला जैसे ही उठता है 1953 में, तुरंत तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी करते क्या है, 1953, अब ये मामला खत्म, 1953 इसे कहा गया बेला बनर्जी का मामला। ये जैसे ही ये मामला आता है, ये आता है आपका पश्चिम बंगाल से, भूमि से संबंधित ये भी मामला था, तो तुरंत चौथा संविधान संशोधन करते हैं। चौथा संविधान संशोधन करके इस सारे विषय को ही, जो अभी शंकरी प्रसाद का जितना मामला था उस सारे विषय को ही उठा के वो कहाँ रख देते हैं, 9वीं अनुसूची में। आपको बता दें, ये 9वीं अनुसूची सरकार ने अपने लिए हथियार बना के जोड़ा था और उसमें लिख दिया था कि इस विषय पे न्यायालय प्रवर्तनी नहीं है, नो जुडिशियल रिव्यू होगा। और जो विषय भी वह लाके 9वीं अनुसूची में डालने में सरकार सफल हो जाती है, उस पे वह अपने मनमाने तरीके से काम कर सकती है, और ऐसा उन्होंने किया। तो बेला बनर्जी का मामला जैसे ही उठा तुरंत समाप्त, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन आपने देखा कि 53 में ये हुआ, और फिर आगे बढ़ के मई 1964 में, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। एक युगकांत नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। और लेकिन मई में उनकी मृत्यु होती है, उससे पहले, अब इसको मिटा देते हैं, अगले मामले की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए, उसमें से एक संशोधन 17वां संविधान संशोधन भी बहुत हाईलाइट है, उसकी बात कर लें। आज जानते हैं कि मई 1964 नेहरू जी की मृत्यु, लेकिन मई से पहले फरवरी में जब बजट सत्र का आरंभ होता है, फरवरी लास्ट, उसी समय 1964 में ही उन्होंने एक संविधान संशोधन किया जिसका नाम है 17वां संविधान संशोधन।
17वां संविधान संशोधन और कहा कि राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों के मैंने पहले बताया कि राज्यों का विषय था लैंड रिफॉर्म्स को लाना। आज राज्यों के लैंड रिफॉर्म जो आए थे, लैंड रिफॉर्म कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अर्थात अब से 1964 से इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। यह 17वां संविधान संशोधन भी भूमि सुधार की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से भी सवाल बनता है। जैसे ही उन्होंने ये काम किया, लास्ट फरवरी 1964 में ये बात समझ में आ गई कि राजस्थान संबंधित आज जितने राज्य थे, ये राज्य 2 ही मैंने लिखा, इसका सेंस ये नहीं, और भी राज्य, जितने भी राज्य थे जहां भी लैंड रिफॉर्म से संबंधित विषयों पे कार्यक्रम चल रहे थे, उन सभी को उठा के इन्होंने 17वें संविधान संशोधन 1964 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अर्थात अब इसमें भविष्य पे कोई भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं होगी, बात खत्म। लेकिन इसी के साथ एक नया मामला सामने आता है, एक नया मैटर सामने आता है, और बहुत फेमस मैटर होता है, जिसे कहा जाता है सज्जन सिंह का मामला। सज्जन सिंह 1965 में, मैंने बताया 64 में नेहरू जी खत्म, मृत्यु हो जाती है। 1965 में सज्जन सिंह का मामला आता है और ये जाते हैं कोर्ट, और ये कहते हैं, फिर से वही इनका बैकग्राउंड, आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368, और आपने देखा कि सरकार एक बार इस पे फैसला दे चुकी थी। हालांकि सज्जन सिंह केस ही कहां से था, राजस्थान से था, तो कुछ खास नहीं होता इसमें, वही मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि सरकार इस पे एक बार फैसला दे चुकी है। कोर्ट कहती है कि भाई ऐसा है, इस पे विचाराधीन, कोर्ट ऑलरेडी इस पे विचार कर चुकी है, और मिला जुला के यह फैसला भी किसके पक्ष में जाता है, सरकार के पक्ष में जाता है। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही 1967 में एक नया मामला आता है, और यहां से सरकार के लिए मुसीबत के दौर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नेहरू जी की सरकार बहुत बहुमत की सरकार थी। उनके जाने के बाद 67 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनती हैं, और पहली बार वो प्रधानमंत्री 67 में बनती हैं, जबकि उनका चुनाव आगे चल के अभी चर्चा होगी, 72 में फिर प्रधानमंत्री पद का चुनाव होना हो, 5 साल बाद चुनाव होता है, लेकिन उन्होंने अगला पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही करा लिया। यही कारण है कि राज्य और केंद्र के चुनाव अलग अलग होने लगे, अन्यथा 1951 से लेकर 1967 तक के चुनाव में राज्य और केंद्र का चुनाव एक साथ हुआ करता था। तो अगला मामला 1967 में आता है, और यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा सरकार के लिए बुरे दिन। अब नेहरू जैसी सरकार है नहीं, और इंदिरा जी नई अभी केंद्र में आई हैं, उतना अनुभव नहीं है, बहुमत भी उतना ज़्यादा नहीं है, एक तरीके से लड़खड़ाती सरकार जैसी व्यवस्था। इसी दौरान एक केस आता है 1967 में, जिसका नाम था गोलकनाथ। इस केस का नाम था गोलकनाथ, बहुत ही प्रसिद्ध मामला गोलकनाथ का मामला जब आता है, हालांकि पंजाब से थे गोलकनाथ, और ये बहुत बड़े भूमिधर थे। एक चीज मैंने पहले भी बताया कि जब सब केंद्र सरकार मजबूत होगी तो सुप्रीम कोर्ट कमजोर पड़ जाती है, और जब सरकार कमजोर होगी सुप्रीम कोर्ट मजबूत पड़ जाती है। ये राजस्थान जालंधर
राजस्थान जालंधर से। गोलकनाथ 2 भाई थे, एक हेनरी गोलकनाथ और दूसरा विलियम गोलकनाथ। और ये विरोध में गए थे 17वें संविधान संशोधन। ये जो 17वां संविधान संशोधन नेहरू जी ने 1964 में किया था, उसके विरोध में ये 1967 में फिर से कोर्ट जाते हैं। आप जानते हैं कि इनके पास 500 एकड़ भूमि थी। अब इनसे जब भूमि छीनी जाने लगी तो ये कोर्ट का सहारा लेते हैं और कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये इस विषय को चुनौती देते हैं और इनकी बात को सुनने के लिए 11 जजों की एक बेंच बनती है और अभी तक 1967 तक की ये सबसे बड़ी बेंच थी। हालांकि आगे चल के केशवानंद भारती केस में सबसे बड़ी बेंच हो जाती है 13 जजों की, लेकिन 1967 तक किसी भी मामले की सर्वाधिक जजों वाली बेंच कौन थी? गोलकनाथ थी। 11 जजों की बेंच बैठती है और इस बेंच में 6-5 से फैसला आता है कि अब यहाँ पहली बार मैंने कहा ना कि इस यहाँ से थोड़ा सा सरकार का मत कमजोर होता दिखा है। 6-5 के बहुमत से फैसला आता है और कहती है कोर्ट कि आर्टिकल 368 भी आर्टिकल 13 से मुक्त नहीं है। और इसी के साथ पहली बार सरकार का फैसला कोर्ट ने पलट दिया। अर्थात अब इसका अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं कि सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन करके भी मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती। जबकि भूमि का जो मामला था, मैंने पहले भी बताया कि 19 के 1 के F में था ये मामला, यह था संपत्ति का अधिकार का मामला। तो पहली बार गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भैया ऐसा है कि आर्टिकल 13 जो है उसी के दायरे में आता है आपका आर्टिकल 368। अर्थात आप डायग्राम से समझना चाहें तो ऐसे और ऐसे, सॉरी उल्टा हो रहा है क्या, ऐसे 13 में ही क्या आता है आपका 368 आता है। पलट गया फैसला। इंदिरा सरकार बैठी ही नहीं थी, एक नई चुनौती उनके सामने। और अब इसके साथ ही इस पे विचाराधीन, और आपको बता दें इस मामले में जो मुख्य जज हुआ करते थे वो के सुब्बा राव थे। अब जानते हैं जब इंदिरा जी सरकार में आई तो विरोध के भी सुर बहुत थे, क्योंकि उन्हीं के सरकार में ही बैठे कुछ लोग उनके विरोध में थे। हालांकि आगे चल के भावी प्रत्याशी भी होते हैं आपके राष्ट्रपति पद के सुब्बा राव, लेकिन वर्तमान में उस समय ये थे CJI थे। और इनका भी मत जो है वो गोलकनाथ केस के 6 में से 1 ये हुए थे और जिन्होंने ये कहा नहीं आर्टिकल 13 से आर्टिकल 368 परे नहीं है, अर्थात आप संविधान में संशोधन करके भी मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। लेकिन यहां तक तो ठीक। अब बवाल ये था कि अगर ऐसा डिसीजन आ गया तो इसके पहले सज्जन सिंह का मामला, सज्जन सिंह से पहले चंपकम दुराई राशन का मामला, या उनके बाद जो है आपका जितने भी मामले हुए, क्या सब में अब परिवर्तन होगा? अगर कोर्ट ने फैसला पलट दिया तो क्या सब में परिवर्तन होगा? तो इस विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट जोड़ा उसमें कि लेकिन यह कानून, यह बात वर्तमान समय से लागू होती है, पीछे हुए सभी संविधान संशोधनों को छोड़कर। अर्थात इस तरीके से नेहरू जी द्वारा किया गया
पहला, चौथा और 17वां संविधान संशोधन सुरक्षित हो गया। अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट उस समय गोलकनाथ मामले में फैसला सुनाती है। सब कुछ ठीक ठाक, 2 साल बीतता है और इंदिरा सरकार 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला उठता है। अर्थात ऐसी बैंक जिनका 50 करोड़ तक का लेखा जोखा है, उनका राष्ट्रीयकरण होगा, ऐसे विषय सामने आते हैं। और वहां इन्होंने 2 बातों पे, 2 चीजों पे मुहिम छेड़ी। एक तो बैंकों का नेशनलाइजेशन, दूसरा प्रीवी पर्सेस का मामला। प्रीवी पर्सेस मतलब आप जानते हैं कि जब 1947 में रियासतों से विलय की बात कही गई, हालांकि आधिकारिक रूप से तो उनका विलय 1949 में ही होता है, लेकिन उस समय कहा गया था उनसे कि आपको पैसा, उपाधि और सम्मान दिया जाएगा, आप प्लीज भारतवर्ष में विलय कर लीजिए। ऐसा एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ। हालांकि 1947 में था, आधिकारिक रूप से 1949 तक की बात। अब 1969 में इंदिरा सरकार कहती है कि भैया ऐसा है कि पहले तो हमें बैंकों का क्या करना है, नेशनलाइजेशन करना, राष्ट्रीयकरण करना है। और दूसरी बात, ये जो प्रीवी पर्सेज है इसको खत्म करो। बैठे बिठाए रजवाड़ों को जो हमें पैसा देना पड़ रहा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं, उनको पैसा भी दें, उपाधि भी दें, उनके सम्मान के लिए दुनिया भर का व्यवस्था करें, यह हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहेंगे। ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा, ऐसी बात सामने आई। और जैसे ही इन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला शुरू किया, तो एक भाई साहब हुआ करते थे जिनका नाम था आरसी कूपर। तो एक एक को देखते हैं, पहले बैंक का नेशनलाइजेशन देख लेते हैं। एक थे आरसी कूपर, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में ये तगड़े हिस्सेदार थे। सरकार ने समझाया बैंकों को कि भैया ऐसा है, आप शामिल हो जाओ, नहीं होंगे तब भी हो जाओगे, जबरदस्ती हो जाओगे, इससे अच्छा कि आप शामिल हो जाओ और प्यार से हमारे नियमावलियों पे काम करो। लेकिन ये एक बहुत बड़े आदमी थे और इनका अच्छा खासा शेयर था। इन्होंने कहा कि हम सरकार के अधीन यदि गए तो हमारे लगाए हुए पैसों का क्या होगा। और इस विषय को लेकर ये सीधा चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला लेके ये जाते हैं और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाता है, इसकी भी सुनवाई के लिए 11 जजों की बेंच बनती है। 11 जजों की बेंच बनती है और आपको आश्चर्य होगा कि यह फैसला 10-1 के बहुमत से आता है। अर्थात 10 जजों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को खारिज कर दिया। बहुत, यह इंदिरा सरकार के लिए पहला झटका। दूसरा झटका, पहला तो गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट दे ही रखी थी। मैंने पहले भी कहा था कि जब सरकार कमजोर होगी तो सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम नहीं करती। और यहां देखो, जैसे ही सरकार बदली, इंदिरा सरकार 64 में बैठी, 67 में, और इंदिरा की कमजोर सरकार थी, गठबंधन से बनी हुई सरकार थी, तो गठबंधन शर्तों पे होता है और उसका असर जो है सुप्रीम कोर्ट पे कम पड़ता है। और आपने देखा कि 2 मामले ऐसे, जैसे ही सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सरकार ने तड़ाक उस मामले को क्या कर दिया, पलट दिया। यह मामला ठंडा ही नहीं हुआ था बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, कि 7वां मामला जो आता है। और आपको बता दें कि इसी दौरान एक
जो एक वोट अलग से पड़ता है, जो एक वोट इंदिरा सरकार के पक्ष में पड़ता है, वो रहते हैं आपके एन रे। एन रे भाई साहब के ऊपर आगे चल के सरकार मेहरबान होती है और ये सीजीआई भी नियुक्त होते हैं और इनके नाम पे थोड़ा कंट्रोवर्सी भी थी। इस मामले में एक वकील हुआ करते थे एन.ए. पालकीवाला। आपको पता है इन्होंने प्रस्तावना के बारे में एक शब्द कहा था कि यह क्या है, परिचय पत्र है। प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है, ये जानते नहीं। तो एक तरीके से बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला सरकार के हाथ से निकल गया और राष्ट्रीयकरण रुक गया। फिर दूसरा जो मुद्दा था, सरकार बनाम रजवाड़ा, जिसे प्रीवी पर्सेस का मामला कहा गया। इसमें दो बातें थी, एक आर्टिकल 291 था, एक आर्टिकल था आपका 366। 391 में कुछ बातें कही गई थी प्रीवी पर्सेस के बारे में। पहली बात ये कि इनको जो कुछ भी मिलेगा वो टैक्स फ्री पैसा होगा, अर्थात जो प्रीवी पर्सेस के तहत सरकार रजवाड़ों को पैसा देती थी, राजा रजवाड़ों को, वह टैक्स फ्री पैसा होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी कि SCFI के अंतर्गत होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आर्टिकल 366 के सब क्लास 22 में था, इसमें रूलर्स अर्थात राजाओं की परिभाषा दी गई थी कि अर्थात रूलर हम किसको मानेंगे और किसको प्रीवी पर्सेस का फायदा देंगे। तो ये तो एक समझाने के लिए था। अब मामला ये है कि पहला मामला बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निपटा और दूसरा मामला प्रीवी पर्सेस का जो गया था कोर्ट में। एक यह बिल आता है, सॉरी एक गलती हो गई, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गया मामला, ये तो ऑर्डिनेंस लाती है ना कि हम इसको समाप्त करेंगे, ये संसद में आता है। आपको अचंभा होगा कि जिसकी सरकार एक वोट से यह एक्ट पारित नहीं हो सका, राज्यसभा में एक वोट से यह एक्ट पारित नहीं हुआ। 150 लोग थे राज्यसभा में, 149 वोट मिला इनको, लेकिन एक वोट नहीं मिला। और वही एक वोट मिला होता तो यह मामला भी क्या हो जाता, यह एक्ट भी पारित हो जाता। यह सरकार के लिए तीसरा झटका, अर्थात ना तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सके इंदिरा और ना ही प्रीवी पर्सेस को समाप्त कर सके। आगे चल के अब जानते हैं कि कोई एक्ट लाना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, संशोधन करना हो तो सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। और संशोधन के मामले में यदि बात करें तो ज्वाइंट सिटिंग की आवश्यकता नहीं होती, ऑर्डिनेंस पावर में संशोधन नहीं हो सकता, और एक बिंदु और है कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सॉरी, संशोधन के लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता। फिर आगे चल के इंदिरा जी एक संशोधन बिल लाती हैं और उन्होंने इस संशोधन बिल में एक नया कारनामा कर दिया। उन्होंने कहा क्या कि जो आर्टिकल 366, चिड़ी सरकार, सारी चीजें समाप्त, हाथ में कुछ लगा नहीं, न तो जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो सका, न गोलकनाथ मामले में जीत हुई, ना प्रीवी पर्सेज आया। तो सरकार अपने तरीके से देखती, कहती ठीक है वहां नहीं हुआ, तुम यहां करेंगे। यहां उन्होंने रूलर्स की परिभाषा को ही चेंज कर दिया। बड़ी चीज थी, रूलर्स की परिभाषा को ही बदल डाला और इस परिभाषा से राजाओं का नाम ही हटा दिया। अब जब राजाओं परिभाषा में ही नहीं आएंगे तो उनको कहेगा प्रीवी पर्सेस। लेकिन यह जैसे ही मामला आता है
पूरे भारत में हाहाकार। और यहाँ से इंदिरा की सरकार के खिलाफ रजवाड़ों की टीम खड़ी हो जाती है और तुरंत ये मामला कोर्ट जाता है, और कोई और नहीं, नाम सुनेंगे, महाराजाधिराज माधवराज शिवाजीराव सिंधिया बहादुर बनाम भारत संघ, अर्थात माधवराव सिंधिया, यही जो ज्योतिराज सिंधिया हैं इन्हीं के पिताजी, और उस समय ये हुआ करते थे कांग्रेस में। अब ये जाते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सरकार, हमने तो बहुत कुछ दिया, हम सारा रजवाड़ा अपना दान कर दिए, हमें तो मात्र 3 ही चीज़ें की बात हुई थी, एक हुआ था पैसा, एक हुई थी उपाधि, और एक हुआ था सम्मान। उपाधि में आपको बता दें कुछ राज्यों के राज्य प्रमुख के नाम पे रजवाड़ों की नियुक्ति की जाती थी, यह भी छीना जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारे इन अधिकारों को भी छीना जा रहा है, और साथ ही साथ इंदिरा सरकार ने जो हमें आर्टिकल 366 के सब क्लास 22 में हमारी जो डिफिनेशंस थी उसमें से हमारा नाम ही हटा दिया, अर्थात अब हम रूलर्स नहीं रहते। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि यह सरकार की बदतमीजी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सरकार की बदतमीजी है, और इसी के साथ इंदिरा सरकार की ये इस बात को उन्होंने खारिज कर दिया था। ये जो इन्होंने परिभाषा को चेंज किया था, इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये इंदिरा सरकार के लिए चौथा झटका। ध्यान दीजिएगा, कुछ हाथ नहीं आ रहा है, कुछ भी करने की सोचे तो कहीं ना कहीं से अड़चन, क्योंकि सरकार कमजोर थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुले में काम कर रहा था। अब 69 तक हमने देखा इंदिरा सरकार एक नया चाल चलती है, एक नई पासा फेंकती है। 1971 में उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, और 1971 जबकि 67/5/72 होता है, ये होना था चुनाव 1972 में, लेकिन इंदिरा जी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और कहा कि हम 1971 में ही चुनाव की मांग करते हैं, क्योंकि वो अपने अलायंस पार्टियों से त्रस्त आ चुकी थी, उनका साथ कोई नहीं दे रहा था, अंतर विरोध था, उनके किसी भी निर्णय पे उनका अधिकार नहीं चल पा रहा था। और 1 साल पहले चुनाव की मांग कर ली। हालांकि मंत्रिमंडल प्रमुख को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह चुनाव की अवधि को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उससे पहले अपने मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए सिफारिश करके चुनाव की मांग कर सकते हैं। पहली बार ये चुनाव, ऐसे पहला चुनाव है जो 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही ये हो गया था। तो फिर 1971 में चुनाव होता है। हालांकि इनके खिलाफ तो सारे रजवाड़ों की टीम थी, और 1971 में इंदिरा जी एक नारा देती हैं, गरीबी हटाओ। नारा देती हैं गरीबी हटाओ। आज भी वो नारा जिंदा है, आज भी वो नारा चल रहा है। इस चुनाव में इंदिरा जी बहुत शानदार तरीके से विजय होती है और 352 सीटें जीत के आती है, प्रचंड बहुमत। इस विषय पे थोड़ा सा फोकस करिए। सरकार चुनी गई, नई सरकार, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे पे एक्चुअली इंदिरा जी जाके लोगों के बीच में ये समझाने की कोशिश की कि देखिए भैया, हम तो प्रिवी पर्सेज लाए, हम लैंड रिफॉर्म्स लाए, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया, हमने रूलर्स के ऊपर होने वाले अतिरिक्त व्यय को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सरकार कमज़ोर है, इसलिए होने नहीं पा रहा है। और आपको हम धन का वितरण तभी कर पाएंगे जब हम बड़े लोगों से धन को ले पाएंगे। अब हमारी सरकार को मजबूत बनाइए और हम गरीबी को तभी हटा सकते हैं। उन्होंने पहली बार कहा कि मन की सुनिए, और शायद लोगों ने मन की सुना और 352 सीट 1971 में जीती इंदिरा जी, एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है। अब तो पूरी बाजी ही पलटने वाली है। अभी तक जो भी
अब देखिए सुप्रीम कोर्ट फिर से कैसे कमजोर पड़ेगा, आगे आप देखते रहिएगा। 352 सीटों के साथ इंदिरा जी प्रचंड बहुमत में आती हैं और सरकार बनती है। और आपको पता है कि 16 दिसंबर 1971 सबसे बड़ा काम जिसके लिए इंदिरा जी का पूरे विश्व में सराहना की जाती है कि 1971 में ही पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाता है। अब जानते हैं 1971 13 दिसंबर 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध होता है। सरकार बनी ही रहती है कि युद्ध की स्थिति आती है और 13 दिन के युद्ध के पश्चात वो इंदिरा जी ने एक बहुत ही जटिल समस्या का अंत किया। युद्ध के पश्चात 13 दिन युद्ध के पश्चात बांग्लादेश को अलग देश बनाया। सोचिए, यूएसए के विरोध में, यूएसए चाहता नहीं था ऐसा, लेकिन इंदिरा जी की 352 सीट, प्रचंड बहुमत, और इन्होंने साथ में लिया रसिया को, सोवियत संघ, और इनसे कहा कि आप हमारी यूएसए से रक्षा कीजिए, हम आपके साथ गुट निरपेक्षता में भाग लेंगे। और इनकी मदद से इन्होंने पाकिस्तान एक नए पाकिस्तान का भाग बनाया, इसका बांग्लादेश नाम पड़ा। और इसी के साथ 16 दिसंबर से युद्ध शुरू होता है। 29 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पैदा ही होता है। 29 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश पैदा होता है। सबसे पहले मामले को निपटाया इंदिरा जी ने। अब आप नोट करिए कैसे कैसे सारे मामलों का रफा दफा कर जाती है। और इसके बाद अटल जी ने ही इनको आयरन लेडी कहा था। इसके पहले जब इंदिरा जी सरकार में थी तो इनको भूमि गुड़िया के नाम से बुलाते थे। भूमि गुड़िया, कल की आई हुई लड़की अभी जो है क्या सरकार चलाएगी, भूमि गुड़िया के नाम से इनको कर जाता था। लेकिन यह बांग्लादेश विभाजन के पश्चात 1971 में अटल जी इनको आयरन लेडी के नाम से बुलाए। पूरे विश्व पटल पे इंदिरा जी की चर्चा होने लगी। साहस बढ़ा, पूर्ण बहुमत, मनोबल ऊंचा। आगे अब देखिए क्या क्या करती है। और इन्होंने ताबड़तोड़ धुआंधार संविधान में संशोधन कर डाला, और जिसमें से 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां लगातार 24, 25, 26, 27, 28, 29 जितने भी मुद्दे इनकी पिछली सरकार में बहुमत न होने के कारण अटके पड़े थे, उन सारे मुद्दों का समाप्ति। 24वां संविधान संशोधन में उन्होंने सबसे पहले गोलकनाथ मामले को निपटाया। और बड़ी चालाकी से इन्होंने दो काम किया। एक तो ये किया 13 में सब क्लास 4 जोड़ दिया, और 368 में सब क्लास 3 जोड़ दिया। हालांकि इसमें पहले से सब क्लास 3 थे और इसमें पहले से 2 थे, एक एक सब क्लास जोड़ा। और इसमें कह दिया, एकदम सिंपल सी बात में मामले का निपटारा कर दिया और कहा कि आर्टिकल इसका कोई संबंध (368) से नहीं है, और इसका कोई संबंध आर्टिकल 13 से नहीं है। मामला खत्म, एक झटके में मामला खत्म। इसके तहत यदि अब सरकार कोई संशोधन करेगी तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ कि इसका कोई संबंध आर्टिकल 368 से नहीं है। और इस तरीके से गोलकनाथ मामले का निपटारा हो गया। गोलकनाथ का मामला खत्म। ये 24वां संविधान संशोधन। और भी एक काम किया इसमें, और एक बड़ी चीज किया कि जो आर्टिकल
31 में कंपनसेशन की बात हुई थी, क्षतिपूर्ति शब्द था कि जब भी सरकार किसी की जमीन लेगी तो उसकी क्षतिपूर्ति देगी। इसमें एक और ऐड किया, उस कंपनसेशन शब्द को रिमूव कर दिया अमाउंट शब्द से, अर्थात अब वह धनराशि है न कि क्षतिपूर्ति, और सरकार अपने हिसाब से उस धनराशि को तय करके देगी और भूमि अब वह ले सकती है। अब यहाँ से क्लियर हो गया रास्ता कि जब भी सरकार चाहेगी सामाजिक कार्यों के लिए किसी भी भूमि का ग्रहण कर सकती है, उसके बदले वह कंपनसेशन नहीं देगी, वह अमाउंट देगी, वह धनराशि देगी। क्योंकि कंपनसेशन को लेकर कोर्ट में कई बार मामला जा चुका था। एक झटके में 24वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक झटके में सारे मामला का निपटारा। अब 25वां संविधान संशोधन में उन्होंने क्या किया कि एक को देखें तो शायद बेहतर नहीं। 25वें संविधान संशोधन में उन्होंने किया कि 31 का जो आर्टिकल 1-2 था उसमें एक ए बी था, ए बी तो उनकी सरकार में जुड़ा था, नेहरू सरकार में। इन्होंने एक सब क्लास और जोड़ा, उसको कहा आर्टिकल 31 का सब क्लास सी, और इन्होंने कहा यदि कोई कानून कोई कानून 39, इसमें कहा कोई भी कानून 39 बी सी, ये दोनों सब आर्टिकल्स हैं, को अब मतलब आज से समता के अधिकार अर्थात 14, 19 और 31, 14, 19 और 31 से चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह बैंकों से संबंधित मामला है, अर्थात 25वें संविधान संशोधन में बैंक का मामला उन्होंने समाप्त कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात 26वां संविधान संशोधन जो कि प्रीवी परसेस से था, इसमें उन्होंने एक अलग ही काम किया। एक तो आर्टिकल 291 और एक आर्टिकल 362, इन दोनों आर्टिकल को ही क्या किया, समाप्त कर दिया। जो कि आर्टिकल आपको फिर से याद दिला दे कि 291 पैसा, उपाधि और संबंध की बात करता था, इन तीनों का एक झटके में निपटारा। और यहां भी कंपनसेशन वाले शब्द की व्याख्या कर दी कि जब भी हम देंगे क्या देंगे, अमाउंट देंगे, कंपनसेशन नाम की चीज कोई रह ही नहीं गई अब सरकार की डिक्शनरी में। और जो पुराना मुद्दा था जिस पे उनकी बहस हुई थी, आर्टिकल 366 का सब क्लास 22, अंततः उन्होंने फिर से परिभाषा को बदल ही दिया, परिभाषा को बदल ही दिया। और इसके साथ ही बहुत सारे मामलों का निपटारा, 27-28 सारे मामलों का निपटारा कर डाला। और 29वें में कुछ और, 59वें संविधान संशोधन जब होता है उसमें 9वीं अनुसूची में कुछ और विषयों को जोड़ा जाता है, तो आपने देखा कि बहुमत में आई हुई सरकार किस तरीके से काम करती है। 24, 25, 26, 27, 28, 29 प्रीवी परसेस का मामला, बैंकों का मामला, गोलकनाथ का मामला, सारे मामलों को एक झटके में निपटारा कर दिया। लेकिन अब यहां तक जो था ही, आगे आप 71 तक पहुंच चुके हैं।
अब आप 2 ही साल पीछे हैं केशवानंद भारती मामले से, लेकिन उससे पहले एक मामला आता है बेरुबारी मामला। उससे पहले एक मामला आता है बेरुबारी मामला, और उनतीसवां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची में अब शुरुआत होती है आपके केशवानंद भारती केस की। जब उन्होंने 29वां संविधान संशोधन किया तो 9वीं अनुसूची में उन्होंने एक विषय जोड़ दिया, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को जोड़ दिया। अब केरला तक पहुंच गए और अब विषय शुरू होता है स्वामी केशवानंद भारती केस। जैसे ही वो केरला लैंड रिफॉर्म केस आती है तो केरल के एक मठाधीश, मठ के मालिक स्वामी केशवानंद भारती के पास, जिनके पास बहुत बड़े पैमाने पे भूमि थी और उस भूमि पे भी सरकार अधिग्रहण करना चाहती है, तो केशवानंद भारती स्वामी केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब किस लिए जाते हैं? एक तो 29वां संविधान संशोधन के विरोध में, और लगे हाथ 24वां और 25वां का सोचते हैं निपटारा ही कर दें इनके विरोध में। अब इनकी सुनवाई के लिए सुनवाई की जाती है। मामला बढ़ते 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 यहां तक पहुंचता है कि केशवानंद भारती केस की सुनवाई में 13 जजों की नियुक्ति होती है। 13 जजों की बेंच बनती है। आप याद रखिएगा 1971 से में इमरजेंसी भी आ गई थी, किसी दिन इस पे चर्चा अलग से करेंगे। 13 जजों की नियुक्ति होती है और आज तक के इतिहास में किसी एक मामले पे सबसे बड़ी बेंच का जो नाम आता है वो आता है स्वामी केशवानंद भारती का मामला, केरल, जो कि किसके विरोध में था? 29वें संविधान संशोधन के विरोध में था। और इस 13 जजों की बेंच में 709 पेज का फैसला आता है और संविधान के इतिहास को पलट देता है। 24 अप्रैल 1973 24 अप्रैल 1973 को यह मामला सामने आता है और जजों ने अपने फैसले को सुनाया। तो कह सकते हैं कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती के केस का फैसला आता है, जिनमें 7-6 के बहुमत से ये फैसला आता है। और इसके बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट इसमें कहा गया कि आर्टिकल 24 संविधान संशोधन जो था 24वां, 25वां, 29वां संविधान संशोधन सही है। अर्थात यहां सरकार के पक्ष में फैसला, पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि संसद के पास पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन करने की शक्ति है। संसद पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, परंतु, अब ये परंतु में ही
सारा मामला फिट बैठता है। हमने बताया कि पिछली क्लास में हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे और प्रस्तावना के अंतिम बिंदु जो चौथा पॉइंट हमने बनाया था कि संशोधन हो सकता है कि नहीं, इस पे पहुंचे थे। और वहां यह पहली बार यह विषय आया था केशवानंद भारती केस में, तो उसके ऊपर आज का वीडियो था, काफी लंबा भी हो गया। और अब हम अंततः वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन सही है। दूसरी बात कि संसद को पूरा अधिकार है कि वह संविधान के कहीं भी संशोधन कर सकता है, लेकिन अब इस लेकिन को सुनते हैं। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान लिख नहीं सकती। संविधान लिख नहीं सकती, संशोधन कर सकती है। मामला थोड़ा सा जटिल होता है। अर्थात मोटे मोटे में बात कहें कि संविधान में संसद कहीं भी संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में भी। क्योंकि इसके पहले बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना इज द नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज नॉट अमेंडेबल। लेकिन इसमें जजों ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, अर्थात संसद को यह अधिकार है कि वह प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वही बचाव रखा, उन्हें डर था कहीं ऐसा न हमारा भी पत्ता कट जाए, तो एक बिंदु और रखा। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे हर मामले का जुडिशियल रिव्यू कर सकेगा जहां मूल ढांचे को संशोधित करने का मामला हो। जैसे मूल ढांचे में आपका आता है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष। हालांकि ये मामला एसआर मुंबई मामले में आया था, धर्मनिरपेक्ष का मामला, यह एक बार आ चुका है धर्मनिरपेक्ष का मामला। तो मिला जुला के इसमें एक सीधी सी बात आती है कि भैया संविधान ऐसा है कि यह सरकार है या लेजिस्लेटिव बॉडी है, यह संसद में बैठती है, इसको पूरा अधिकार है, यह संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है। हाँ, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी कर सकती है। और पहली बार यहाँ की इस बात का पुष्टि होती है प्रस्तावना वाले विषय पे कि प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में आप देखते हैं उसमें संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें पहला शब्द आपका था धर्मनिरपेक्ष, दूसरा शब्द था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया। और एकमात्र संविधान प्रस्तावना में एकमात्र संविधान माफ करिएगा, प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन आज तक हुआ है जिसे कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन। बाकी है तो बहुत कुछ बताने को, आज के लिए इतना ही।